नमस्कार। खबर फास्ट पर ई संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। इससे पहले आपने मेरी सहयोगी के साथ गीता भुक्कल को सुना ई संवाद पर, और अब ई संवाद में आप मेरे साथ सुनेंगे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर को, जिनके पास कई अहम मंत्रालय हैं और उन मंत्रालयों पर कई सवाल हैं जो जनता सुनना चाहती है, शिक्षा को लेकर, वन को लेकर, पर्यटन को लेकर। और इन्हीं अहम विभागों पर अहम सवाल हम करेंगे कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से। लेकिन उससे पहले उनके राजनीतिक करियर पर एक नजर डाल लेते हैं। राजनीतिक सफर पर नजर डाले तो 1990 से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। कंवरपाल गुर्जर 2 बार यमुनानगर जिले के महासचिव रह चुके हैं। इसके अलावा 1991 में कंवरपाल गुर्जर ने छछरौली विधानसभा से पहला चुनाव लड़ा था और वो जीत गए थे। और इसके साथ ही पिछली बार कंवरपाल गुर्जर को स्पीकर पद से ही संतोष करना पड़ा था। कंवरपाल गुर्जर को इस बार हरियाणा कैबिनेट में जगह मिली और कई अहम विभाग उनको दिए गए। जगाधरी सीट से इस बार कंवरपाल गुर्जर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। अनिल विज के बाद शपथ लेने वाले कंवरपाल गुर्जर दूसरे मंत्री हैं। 2019 में पूर्व डिप्टी स्पीकर अकरम को उन्होंने मात दी थी। कंवरपाल की गिनती हरियाणा के बड़े बीजेपी नेताओं में होती है। और साथ ही साथ कंवरपाल गुर्जर का जन्म 8 मई 1960 को बहादुरपुर गांव में हुआ। साधारण किसान परिवार से आते हैं कंवरपाल गुर्जर और 1990 में जब राजनीतिक करियर की शुरुआत की, उसके बाद उन्होंने 2000 में भी चुनाव जीता, 2014 में भी जीते और 2019 में भी जीते। और इस बार उनको कैबिनेट में जगह दी गई है और बड़े अहम मंत्रालय उनको सौंपे गए हैं और जिस पर वो बखूबी काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। अब जब देश में लॉकडाउन की स्थिति है तो ऐसे में शिक्षा विभाग इस वक्त बहुत ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लॉकडाउन की वजह से काफी ज्यादा बाधित हो रही है। इस पर हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उनका शिक्षा विभाग काम कर रहा है ताकि बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर ना पड़े। ई लर्निंग हरियाणा प्रदेश में शिक्षा विभाग की तरफ से बच्चों के लिए शुरू कर दी गई है। कैसे परिणाम मिल रहे हैं, क्या कुछ इससे बच्चों को अब थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि जो बिल्कुल रुक चुकी थी पढ़ाई लॉकडाउन की वजह से, वो अब धीरे धीरे शुरू हो गई है। और ई लर्निंग से बच्चे कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, कितना ज्यादा असर उन पर अब हो रहा है, इसका ये सब भी हम जानेंगे। हमसे थोड़ी देर बाद जो है इस संवाद के जरिए कंवरपाल गुर्जर जुड़ेंगे, जिनसे कई सारे सवाल पूछे जाएंगे, जिनका वो सीधा सीधा जवाब देंगे। तो इससे पहले राजनीतिक सफर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या कुछ राजनीतिक सफर कंवरपाल गुर्जर का रहा है। अनिल विज के बाद शपथ लेने वाले कंवरपाल गुर्जर दूसरे मंत्री रहे। 2019 में पूर्व डिप्टी स्पीकर अकरम खान को उन्होंने मात दी थी। कंवरपाल की गिनती जो है हरियाणा के बड़े बीजेपी नेताओं में होती है, जिसके चलते उनको बड़े मंत्रालय दिए गए। कंवरपाल गुर्जर का जन्म जो है 8 मई को हुआ और बहादुरपुर में उनका जन्म हुआ। साधारण किसान परिवार से आते हैं कंवरपाल गुर्जर। 1990 में अपने राजनीतिक करियर की जब उन्होंने शुरुआत की तो 1991 में वो यमुनानगर जिले के महासचिव बने। 3 बार यमुनानगर राज्य के भी बीजेपी के महासचिव बने और पिछली बार कंवरपाल गुर्जर को स्पीकर पद दिया गया था, विधानसभा के स्पीकर थे वो। लेकिन इस बार जब चुनाव जीतकर जगाधरी सीट से विधानसभा पहुंचे तो सीएम मनोहर लाल की तरफ से उन पर भरोसा जताते हुए उनको कई अहम बड़े मंत्रालय इस बार दिए गए हैं। बता दें कि कंवरपाल गुर्जर के पास जो है शिक्षा मंत्रालय, वन विभाग, पर्यटन विभाग है, जो कि काफी अहम मंत्रालय है। और खास तौर पर आज के समय में शिक्षा विभाग पर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। ऐसे में कई सारी निजी स्कूलों की अगर हम बात कर ले तो काफी सारी दिक्कतें निजी स्कूल यहाँ पर अपनी बता रहे हैं, जिस पर शिक्षा विभाग से वो चाहते हैं कि शिक्षा विभाग उस पर कदम उठाए, उस पर संज्ञान ले। इन सब तमाम चीजों से जुड़े सवाल भी हम कंवरपाल गुर्जर से करेंगे। और चलिए सीधा जुड़ते हैं इस दौरान कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंवरपाल गुर्जर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस संवाद कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। सबसे पहले शुरुआत इसी से करना चाहूंगी। लॉकडाउन देश में चल रहा है, कोरोना काल है और आज ही अच्छी खबर आई है कि यमुनानगर कोरोना मुक्त हो गया है। अब दोबारा ये दस्तक ना दे, ऐसे में क्या तैयारी? देखिए, यहाँ
ठीक तरीके से सारी तैयारियां हैं बिल्कुल। और पहले भी लगभग यहाँ ठीक रहा। पहले जो पेशेंट आए थे वो भी ठीक हो गए थे जी और मेरे ख्याल यहाँ संख्या अब तक जो टोटल है वो 8 तक बढ़ी थी जी और सारे के सारे पेशेंट यहाँ ठीक हुए। लेकिन हमारी एक बड़ी समस्या है कि जो पंजाब से जो मजदूर हैं वो सारे के सारे वहाँ से प्लान कर रहे हैं, वो भी सारे हमारे शहर में रहे जी और जम्मू से और हिमाचल से भी, जो हिमाचल से भी कुछ हैं और जम्मू से काफी बड़ी संख्या में है, वो भी आए। जी तो ज्यादा बड़ी संख्या तो हमारे पास पंजाब की है, तो वो हमारे लिए थोड़ी समस्या बन रही। हालांकि हमने सारे मजदूर जो थे यूपी के थे वो तो लगभग हमने लेकिन ये भी है सुनने में आया कि बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं वो काफी ज्यादा हंगामा कर रहे हैं, जाम लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी वो कर रहे हैं। क्या हरियाणा सरकार की बिहार सरकार से इस बारे में उनको भेजने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा भी था कि हम खर्च देने के लिए तैयार हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं ये जिम्मेदारी हमारी है और ये भी जो मजदूर है ये हमारे हैं जी। और ये ऐसे ही है हमारे लिए, जैसे हरियाणवी है हमारे लिए ऐसे ही बिहार के लोग भी हमारे लिए ऐसे ही हैं जी। तो ये सारा खर्चा हम उठाएंगे। लेकिन ये है कि जैसा आपको जानकारी है कि परमिशन के बिना कुछ संभव नहीं है जी। अब जब तक उनके पास इंतजाम नहीं है। वैसे आज एक ट्रेन जाएगी यहाँ से जी और अब हमें ट्रेन मिलनी शुरू होगी, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये सारा का सारा भी कि जिस प्रकार से यूपी के सब हमने भेज दी अब तक जी। तो जल्दी जो बिहार के मजदूर हैं जल्दी उनको भेज देंगे और ये सारा फिक्स हो जाएगा। जी। यहाँ पर अगर हम शिक्षा विभाग की बात कर ले तो हरियाणा में प्रदेश में शिक्षा ई लर्निंग के माध्यम से शुरू हो गई है। समीक्षा आपने की होगी, कई दिन हो चुके हैं इसको शुरू किए, तो किस तरीके के परिणाम आप देख पा रहे हैं? देखिए, इससे अच्छी हमारी वो रही क्योंकि हमारे पास तो एक तो हमारे पास 4 चैनल तो हमारे अपने ही हैं एजू हरियाणा के नाम से जी। तो उससे हमें काफी बड़ा लाभ उससे हुआ, जबकि मेरे ख्याल का दूसरे जो प्रदेश हैं उनमें से बहुत कम प्रदेश हैं जिनके पास अपना है जी। तो उससे हमें बड़ा भारी लाभ हुआ। और उसके बाद जो केंद्र सरकार का है स्वयं प्रभा जी। उससे भी हमें बड़ा लाभ हुआ। हालांकि स्वयं प्रभा तो पूरे देश के लिए है, सब कोई मिल रहा जी। तो हमें भी उसमें 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम मिले, उससे भी हमें लाभ हुआ काफी जी। और उसके साथ साथ जैसे संपर्क बैठक है, ये एक एनजीओ है संपर्क जी। बैठक जो है संपर्क फाउंडेशन है, ये नोएडा की है जी। तो ये निःशुल्क हमें मदद कर रही है और बहुत ही अच्छी है, एक पहली क्लास से लेके 5वीं तक। जी। ऐसे ही ब्राइट ट्यूटी है हमारी 9th से 10th तक, वो भी अच्छा है हमारा। तो इसमें सारा और दूसरा सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम जो कर रहे हैं तो सारा कुल मिला के हमारा अच्छा है। हमारी केंद्र सरकार से हमने निवेदन भी किया था कि मस्ट कैरी में अगर हमारे इसको डाल दें, जो हमारे जो 4 चैनल हैं जो हमारे, अगर इसको मस्ट कैरी में डाल दें तो फिर जैसे आपका चैनल है इसके माध्यम से भी हम दिखा सकते हैं जी। तो उसके हमारी ये थी प्रार्थना, लेकिन वो तो चलो अभी हमारी हुई नहीं और आने वाले टाइम में देखते हैं किस प्रकार से अगर कंट्रोल होता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कवर कर लेंगे सारा इसको जी। और उसका भी हमने सोच रखा कि अगर मान लो जितना हम लेट रहे, जैसे अगर जुलाई तक भी अगर हमारा शुरू होता है जी। तो उसमें भी हमने एक विचार किया कि जुलाई में भी अगर हम क्लासेस शुरू करते हैं तो उसमें हम सर्दियों की छुट्टियां जो हैं उनको छोड़ देंगे जी। कैंसिल कर देंगे और 11 शनिवार हमारे पास हैं, उन 11 शनिवार की छुट्टियां भी रद्द कर देंगे जी। और उसके बाद सितंबर और अगस्त और सितंबर में जी। हम चाहते हैं कि 2 पीरियड फालतू, हालांकि हमने 2 घंटे कहा उसमें जी। तो 2 घंटे का तो कोई टाइम नहीं बनता, लेकिन 2 पीरियड फालतू लगाएंगे तो लगभग हम इसको कवर कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो जो अब क्योंकि फिलहाल लॉकडाउन है तो सब कुछ बंद है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जब ये सब ठीक होगा, चीजें सामान्य होंगी, तो आप लोगों ने उसके लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली है? जी 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 बिल्कुल तैयारी कर रखी है और उसके लिए अभी मेरी केंद्रीय आचार्य मंत्री से बात भी हुई थी हमारी, तो हमने उन्होंने सारा मेरे से जानकारी ली थी जो काम हमने किया जी। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर मान लो उस टाइम तक भी हम ये सारा ठीक नहीं होता जी। तो उसके बाद ये है कि अगर इससे ज्यादा टाइम लगता है तो फिर सिलेबस में हमें छूट दी जाए कि जितना टाइम कम हुआ है उतने ही % हमें सिलेबस में भी छूट दी जाए। तो वो भी उसके ऊपर विचार कर रहे हैं क्योंकि समस्या कोई हमारी सारे देश की समस्या है, सारी दुनिया की समस्या है जी। तो उसके बारे में जो भी निर्णय लेंगे वो उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन हमने तैयारी की कि जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होंगी जी। तो हम तुरंत सारा सिस्टम शुरू कर देंगे, क्लासेस शुरू कर देंगे। जी। अभी हाल ही में
केंद्र सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देश भर के लिए इसमें ऐलान किया गया था। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में जब बात की गई तो यहाँ पर 1 क्लास 1 चैनल की बात कही गई थी। 1 से लेकर 12वीं तक एक एक चैनल बनाया जाएगा। उस पर हरियाणा सरकार की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, अभी जैसे घोषणा आई तो अभी हम इस पे विचार कर रहे हैं, जल्दी हम इस पे काम शुरू कर देंगे जी। और देखते हैं इसका भी जो भी जैसा जिस प्रकार से अभी अगर वो पैकेज जैसे ही हमें मिलता है तो उसके बारे में हम निश्चित तौर से तैयारी करेंगे। जी, एक यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि क्योंकि अब जब पलायन हो रहा है तो दूसरे राज्यों के जो हमारे राज्य के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उनके लिए क्या कोई सरकार की तरफ से रोड मैप तैयार किया गया है कि क्या अगर वो यहीं पर रहकर स्टडीज आगे अपनी बढ़ाना चाहें तो उनको किस तरीके से सरकार मदद दे सकती है? देखिए, जहाँ भी जो दूसरे प्रदेश से स्टूडेंट आए थे जी, उनकी सरकार ने पूरी चिंता की। मेरे पास भी कुछ लोगों के फोन आए, कोई मणिपुर से था, कुछ और दूसरे स्टेट से था जिनका खाना का थोड़ा अलग था, तो उन्होंने मेरे पास फोन किया कि ऐसे ऐसे मैं मुलाना में हम एजुकेशन ले रहे। मैंने उसी टाइम एसडीएम को कहा और एसडीएम ने उसकी सारी व्यवस्था कराई। तो जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ है उनके खाने की व्यवस्था, उनकी सारी व्यवस्था हम देख रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल है कि ज्यादातर स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो वापस अपने घर जाने में इंटरेस्टेड है या जब चले भी गए हैं, कुछ अगर नहीं गए तो उनका भी शायद इंटरेस्ट है, लेकिन अगर वो यहाँ रहते हैं तो निश्चित तौर से हम उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और हम जो भी उनके खाने की किसी प्रकार की भी उनकी जरूरत है उनको पूरा करें। जी, ये भी सुनने में आ रहा है कि एमएचए की तरफ से क्योंकि बैठक हुई थी, विचार विमर्श किया गया, तो उसमें एक गाइडलाइन के तहत ये कहा गया है कि जल्द ही स्कूल खोले जाएंगे। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी जल्द ही स्कूल खोले जाएंगे। अगर लॉकडाउन की स्थिति चलती रही और जल्द ही चीजें सामान्य हुई, अगर स्कूल खुले तो क्या हरियाणा सरकार इस तरीके से सक्षम है कि अपने स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करवा पाए, बच्चों को इस संक्रमण से बचा पाएंगे अगर स्कूल खुलते हैं तो? देखिए, सबसे पहले पूरे देश में हमारा ही सुझाव गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जी, और हमने ये सुझाव यहाँ से भेजा था कि भाई हम इसके लिए तैयार हैं, अगर आप हमें इस प्रकार की परमिशन दे दें। जैसे 30 बच्चे एक क्लास में हैं तो 15 बच्चों को एक टाइम में बुलाएंगे और 15 बच्चों को एक टाइम में बुलाएंगे, तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी और हमारा काम भी शुरू हो जाएगा। तो हमने इसके लिए सबसे पहले हमने ही इसके लिए अपील सेंट्रल गवर्नमेंट से की थी और अगर हमें उसकी परमिशन मिलती है तो हम उसको काम को शुरू कर देंगे और अगर वो ठीक लगती है तो पूरे देश में भी लागू हो सकती है। अब जरूरत तो ये देखिए, कोरोना कब तक रहेगा इसका कोई निश्चित नहीं है बात, तो कोरोना भी रहेगा और सारे काम भी शुरू करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम सारे काम छोड़ देंगे, लेकिन अब जो इतना टाइम हुआ इस टाइम में काफी लोग जागरूक होंगे। अब लोग काम करते करते भी सारी सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखेंगे और जो और जरूरतें हैं उनको बना के रखेंगे, तो काम तो सारे शुरू करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से सब कुछ बंद कर देंगे, तो सब कुछ चलेगा, लेकिन ये है कि स्टेप बाय स्टेप हम सारा कुछ शुरू करने वाले हैं, एजुकेशन को भी शुरू करेंगे। जी, और यहाँ पर अभी फिलहाल की अगर हम बात कर लें तो 8वीं 9वीं 11वीं के बच्चों को प्रमोट कर दिया, सरकार ने अहम फैसला लिया, लेकिन 10वीं और 12वीं के बच्चे जो उनकी जो परीक्षाएं रह गई हैं उनको कब तक करवाने की तैयारी की जा रही है? देखिए, 10वीं का हमने लगभग वो फाइनल कर दिया था, लेकिन फिर माननीय मुख्यमंत्री जी लगे कहने के भाई साइंस बड़ा मेन सब्जेक्ट है और जो बच्चे साइंस में एडमिशन लेंगे तो फिर ये निर्णय मुझे लगता है थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। वैसे तो जो और किसी उसमें आर्ट में या कॉमर्स में एडमिशन लेते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए कल मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था, ये सारी बात सामने रखी थी और जल्दी आज और कल में ही हम इसका निर्णय ले लेंगे। दूसरा कुछ कि अगर मान ले जरूरत होती है तो उसका बाद में पेपर लेने का, तो उसका देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो कल मैंने अधिकारियों के साथ ही बात की थी और आज या कल में भी इसका फैसला कर लेंगे। हमारे पेपर चेक करके सारा कुछ तैयार है। जहाँ तक +2 का है उसका भी हमने निर्णय लिया कि 1 से 15 जुलाई के बीच में वो पेपर हो जाएंगे। काफी पेपर उनके हो चुके हैं जो रहे हुए हैं, वो 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में उनके पेपर लेंगे। पेपर हमने जो उन्होंने पेपर दिए थे वो सारे पेपर हमने चेक कर लिए, सारा कुछ हमारा तैयार है। केवल जो सब्जेक्ट 1-2 पेपर का रहा वो केवल रहेगा।
जी, तो यही बात जिस तरीके से आपने कही कि स्ट्रीम जब बच्चे चुनेंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है, इसलिए परीक्षाएं कराना जरूरी है। लेकिन अगर 12th के बाद बच्चे आगे हायर स्टडीज के लिए जैसे अपना जो भी करियर चुनेंगे तो उनके लिए भी यहाँ पर कुछ तैयारी आप लोगों की तरफ से की गई है कि अब कॉलेजेस में भी बच्चे जब जाएंगे तो कॉलेज किस आधार पर, किन परसेंटेज के आधार पर बच्चों को एडमिशन देंगे? नहीं, 12वीं के लिए तो हमने पेपर ही रखे जी, ऐसे कोई अनुमान से नहीं पास किया उसको, ऐसा नहीं है जी। उसके लिए तो हमने पेपर ही रखा कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच उनका पेपर होगा नहीं जी। तो पेपर के बाद ही जो नंबर आएंगे उसके हिसाब से एडमिशन होगा उसका, जो भी वो बीटेक करना चाहता है, लॉ करना चाहता है, जो भी वो करना चाहता है। जी, अगर हम यहाँ हरियाणा सरकार के बजट की बात करें तो हरियाणा सरकार की तरफ से शिक्षा के लिए 19,000 करोड़ रुपए का बजट का ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया था। अब जब हालात ऐसे हैं, हम सब इनसे वाकिफ हैं, तो इस बजट को अब के हालातों के हिसाब से किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा? देखिए, अब उतना बजट तो कोई मिलने वाला नहीं है अब, क्योंकि अब देखिए आमदन तो बाहर जितना पैसा आता है वो सारा समाज से ही आता है जी। और उतना पैसा तो अब मिलने वाला नहीं है, तो लेकिन जैसी परिस्थितियां उसके हिसाब से हम उसको करेंगे सिलाई। अब हमने काफी योजनाएं बना रखी थी, जैसे हमने अब की बार संस्कृति विद्यालय खोलने की एक योजना बनाई थी जी। वो हमारा बहुत एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और मैं समझता हूँ कि पहले डिस्ट्रिक्ट में एक था जी। लेकिन अभी हमने एक ब्लॉक में एक कर दिया जी। तो लगभग 3 गुना से भी ज्यादा ना 6 गुना से भी ज्यादा स्कूल हमारे खुलने थे जी। और वो बहुत अच्छे स्कूल हैं। दूसरा हमारा ये था कि अब की बार हम टीचर की कोई कमी नहीं रहने देने के, सारे टीचर पूरे कर देंगे जी। तो हमारा प्रयास तो अब भी यही है जी। लेकिन अब कितना संभव रहेगा वो टाइम के साथ साथ, क्योंकि अब जो इनकम के सोर्स थे वो तो काफी कम हो गए ना जी। जी, यहाँ पर निजी स्कूल जो हैं वो बार बार शिक्षा विभाग पर ये आरोप लगा रहे हैं कि निजी स्कूलों का शोषण हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए अब जो अभिभावक हैं वो कह रहे हैं कि हम मुश्किल में हैं जी। और स्कूल कहता है कि हम मुश्किल में हैं जी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि दोनों के लिए मुश्किल है। अभिभावक के लिए भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो कोई काम तो कर नहीं सका, उसकी दुकान बंद थी या उसका जहाँ वो फैक्ट्री में काम करता था फैक्ट्री बंद थी जी। या दूसरा कोई काम करता था, उसके जो सोर्स थे इनकम के वो लगभग बंद रहे अभी तक जी। तो वो कहता है कि मैं पैसा कहाँ से दूं। जी। और जो प्राइवेट स्कूल है वो कहता है कि मुझे भी दिक्कत है क्योंकि मैं तनख्वाह कहाँ से दूं, जो मेरे पास एम्प्लॉइज है। जी। तो ऐसे में हम दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो हम मेरे ख्याल के समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। जब मिलके चलेंगे थोड़ा सा जो अभिभावक है उसको प्रयास करना पड़ेगा, उसको भी चाहिए कि वो भी एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ के रखे कि भाई मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी दूंगा। और ऐसे ही जो स्कूल है उसको भी एक सोचना चाहिए कि भाई अभी समस्या है तो इस टाइम में मैं भी सहयोग करूंगा। तो इसलिए हमने अभिभावक को कहा कि वो ट्यूशन फीस दे दे और ट्यूशन फीस के लिए हमने उससे कहा कि वो ट्यूशन फीस दे दे ताकि स्कूल का भी काम चलता रहे उसको भी। और उसके अलावा जो उसका बसों का किराया था उसको हमने उसमें छूट दे दी कि उसको देने की जरूरत नहीं। उसके अलावा जो और खर्चे थे उसके तो उस पर हमने रोक लगाई कि उसको देने की जरूरत नहीं, केवल ट्यूशन फीस देने की जरूरत है। तो ट्यूशन फीस से लगभग उसकी जो रोजाना की जो जरूरतें हैं वो जरूरतें तो उसकी पूरी हो जाएंगी लगभग जी। लेकिन और अब नुकसान तो है वो दोनों ही पक्षों को है, नुकसान पूरे देश को ही समाज को सारे को नुकसान है कोरोना की वजह से जी। जैसा सारे समाज के साथ है वैसे ही हम भी। लेकिन ये ट्यूशन करना चाहिए, मुश्किल का टाइम है तो हमसे मिलकर चलना चाहिए, उसका समाधान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है जी। ये ट्यूशन फीस के लिए जो आदेश दिया गया सरकार की तरफ से, पिछले साल तक की ट्यूशन फीस की बात कही गई थी, लेकिन निजी स्कूल जो है वो ये कह रहे कि वो अब जो ये महीने गए हैं इनकी भी ट्यूशन फीस लेना चाह रहे हैं। नहीं, जो अभी है हमने उसका कहा ये पहले 3 महीने की इकट्ठी लेते थे जी, तो अब हमने कहा कि मंथली लेंगे ये जी, ये 3 की इकट्ठी ना लेके मंथली लेंगे, एक महीने की फीस लेते रहेंगे तो उसमें अभिभावक को भी ज्यादा समस्या नहीं आएगी ताकि एक महीने की वो देते रहेंगे जी। लेकिन अभिभावकों का ये भी कहना है कि क्या सरकार जो है निजी स्कूलों की बैलेंस शीट चेक कर रही है, उसके आधार पर ही ये फैसला लिया जा रहा है? देखिए बैलेंस शीट तो हमने किसी की चेक नहीं की है जी, लेकिन हमने सबको यही कहा कि भाई जो ट्यूशन फीस है वही न दें
और एक इम्प्रेशन जो बना हुआ है ना जी, वो इस प्रकार का बना हुआ है कि जो निजी स्कूल है वो बहुत, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत संपन्न है। जी बात सही भी है, बहुत से स्कूल बहुत संपन्न भी जी है, लेकिन ज्यादातर स्कूल ऐसे हैं जो ऐसे नहीं है। जो गांव के स्कूल हैं, दूसरे स्कूल हैं, मैं समझता हूँ कि 10% स्कूल इतने हैं जिन पे लोगों को कई बार इस प्रकार का आता है कि भाई ये होना चाहिए, लेकिन ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो, क्योंकि जितने बच्चे हमारे पास हैं, जी जो आज की तारीख में लगभग 52 लाख के करीब स्टूडेंट हैं, जी और उनमें से लगभग 26 लाख के आसपास जो है वो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, 26 के आसपास सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वो है, केवल ये स्कूल नहीं है, तो और भी दूसरे भी स्कूल हैं जो केवल जिनकी आमदनी बहुत सीमित है। तो सारे को देख के निर्णय लिया जाता है। अब कई बार लोग कहते हैं कि उनके पास बहुत पैसा, जैसा आपने भी प्रश्न किया कि क्या बैलेंस शीट चेक की उनकी या नहीं की, जी तो अभी ऐसा तो कुछ नहीं किया। ये जो हमने किया सबके लिए एक जैसा ही जी आदेश किया कि ट्यूशन फीस सारे देंगे। और ट्यूशन फीस में ऐसा है कि जो मैंने बात की आपसे, उनकी कोई ज्यादा भी नहीं है। जी जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनकी लगभग 500, 300, 500, 700 के आसपास ट्यूशन फीस है। ये कुछ स्कूल हैं जिनकी कुछ ज्यादा है, 2000 है, 3000 है, 4000 तक भी मुझे सुनने में मिला कि 4000 तक भी कुछ स्कूल हैं ऐसे। जी तो वहाँ ज्यादा है, लेकिन ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनकी 300 से लेके 700 रुपए तक की ट्यूशन फीस है। जी केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है अब पढ़ाई करवाने पर ज्यादा जोर दे रही है। गांव तक भी इसको पहुंचाने की बात कही जा रही है, लेकिन गांव में एक बिजली की समस्या है। तो बच्चे किस तरीके से इन टेक्नोलॉजी से जुड़ पाएंगे ज्यादा समय के लिए? देखिए, हरियाणा में तो बिजली की कोई किल्लत है नहीं। जी हमारे 4000 से ज्यादा गांव तो ऐसे हैं जो हमारे 24 घंटे तक हो चुके हैं, और बाकी में भी हमारा 15 से 18 घंटे बिजली सारी जगह है। और जी दूसरा भी जो हमने जो एजुसेट चलाया, ये स्वयं प्रभा चलाया, इसको भी हम रिपीट करते हैं 2 बार। जी हम पहले सुबह 1 बार करते हैं, फिर उसको ही दोबारा रिपीट शाम के टाइम भी करते हैं। ऐसे ही स्वयं प्रभा का है, वो सुबह के टाइम हम 2 घंटे दिखाते हैं, 2 घंटे उसके बाद दिखाते हैं। और कुछ हमारे ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में काम करते हैं। जी जैसा मैंने अभी आपसे संपर्क बैठक कहा, तो संपर्क बैठक हमारी ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी काम करती है। जी तो कुछ हमारे वैसे भी है, तो कोई ऐसी समस्या है नहीं, काफी हद तक हमारा ठीक है। ठीक है। शिक्षा की बात हमने कर ली। अगर हम पर्यटन की बात कर लें, हरियाणा में हालांकि पर्यटन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो एक बड़ा रेवेन्यू का यहाँ पर मीडियम है। तो जब परिस्थितियां नॉर्मल होंगी, जीवन सामान्य होगा, तो उसके लिए क्या सरकार की तरफ से कोई रोड मैप तैयार किया गया है कि उसको किस तरीके से बूस्ट अप दिया जाएगा? देखिए, पर्यटन में ज्यादातर अभी तक जिस प्रकार से हमारा होटल का ही पर्यटन है ज्यादा, कि हमने नेशनल हाईवे पे हमने अपने होटल या स्टेप से के कुछ जो हमारे हैं, या जो हमारे शहर हैं, शहरों के बीच में हमारे बने हुए हैं। जी अभी हमारी एक पॉलिसी हम लेके आने वाले हैं, स्टे होम वाली। जी हम चाहते हैं कि जो आमदन है ना जी, वो सीधी सीधी जो हमारा आम नागरिक है उस तक पहुंचनी चाहिए। तो बजाय इसके कि सारा कुछ सरकार चलाए, तो हम सोचते हैं कि स्टे होम पॉलिसी लेके आएंगे जिसमें लोगों को मौका मिलेगा। जी और हमारे यहाँ ये तो सही है आपकी बात है कि इतने वो नहीं, लेकिन अच्छे स्थान भी है। लेकिन आजकल कुछ लोग जो ग्रामीण परिवेश को भी देखना चाहते हैं, और उसमें मुझे लगता है कि हमें काफी लाभ रहेगा कि जो लोग आते हैं देखने के लिए, तो वो ये चाहते हैं हरियाणा में कि हरियाणा कैसे रहता है, कैसे इनका खाना है, कैसा रहना है, कैसा उठना बैठना, उस कल्चर को भी जानना चाहते हैं। तो हमारा प्रयास है, आने वाले टाइम में हमने पॉलिसी अभी बढ़ाई थी, तो क्योंकि परिस्थितियां इस प्रकार की हुई तो उसकी वजह से आया, लेकिन आने वाले टाइम में उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। उसमें मुझे लगता है कि हमें काफी लाभ होगा और हमें काफी पर्यटक उसमें मिलेंगे। जी आखिरी में फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी इन पूरी परिस्थितियों को लेकर, किस तरीके से क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई बहुत अच्छे तरीके से सरकार ने इस सारी समस्या को टैकल किया, बहुत अच्छे तरीके से समाज ने इसमें पूरा सहयोग दिया। जी लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग ना निराशा के दौर में ही है, जी और वो जो कहीं भी छोटी सी भी कमी रहती है उसकी ज्यादा चर्चा करते हैं। जी मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी है और आप से निवेदन है जी कि ये जो
प्रवासी मजदूर थे जिस प्रकार से चल पड़े, तो हमने उनकी तो खबरें खूब दिखाई, वो दिखानी चाहिए, ठीक है, मैं उससे इतराज नहीं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी समझ आना चाहिए कि ये ऐसा करके वो बड़ी गलती कर रहे हैं। अब जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया तो जमुनानगर से और चले गए सहारनपुर या सहारनपुर से आगे चले गए, तो उसके बाद कोई चांस ही नहीं रहते। तो ये लोग जो है ना, बड़ी भारी समस्या में रहे। अभी हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग पंजाब से और जम्मू से आए। तो इसमें अगर हमने साथ ही साथ मैं समाज की तारीफ करना चाहूंगा कि समाज ने जिस प्रकार का रिस्पॉन्स दिया वो काबिले तारीफ है। समाज ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और ये तो चाहे कोई कुछ भी कहे, पर मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी आदमी को भूखा नहीं मरने दिया, और हर आदमी ड्यूटी समझी कि ये जो आदमी है ये मेरा ही भाई है, मेरे ही परिवार का व्यक्ति है, तो बड़ी जिम्मेदारी से काम किया। और मैं एक ही बात कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, लोगों की अगर तारीफ करेंगे ना जी तो उनमें उत्साह आएगा और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि उन्होंने जिस प्रकार से हर वर्ग की तारीफ की, और आज वही हमारे पुलिस वाले हैं, वही डॉक्टर हैं कि जो दिन रात उसमें काम में लगे हुए हैं। तो हम सारे मिलकर अगर इस समस्या का हमने बहुत अच्छे तरीके से समाधान किया, और मैं चाहता हूं कि और भी हम सबके सब मिलकर इसका लिए प्रयास करेंगे। केवल सरकार नहीं, समाज सारा मिलकर करेगा तो कोई इसको जीतना कोई मुश्किल काम नहीं, निश्चित तौर से जीत हमारी होगी। बिल्कुल सर, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने चैनल के माध्यम से जो सरकार कर रही है वो तो हम दिखा ही रहे हैं, साथ ही श्रमिकों को हम दिखा रहे हैं। अपील भी हम अपनी तरफ से लगातार श्रमिकों से, आम लोगों से ये कर रहे हैं कि इसमें सहयोग करें और कोशिश हो, क्योंकि सरकार जब उनके लिए कर रही है तो वो ना चले, जहाँ है वहीं रहे। लेकिन जिस तरीके से श्रमिकों ने ये ठान ही लिया है, मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, वो पलायन लगातार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो इस संवाद में आपने सुना कंवरपाल गुर्जर को, जिन्होंने क्या कुछ विभाग की तैयारियां हैं प्रदेश में, चाहे शिक्षा को लेकर, टूरिज्म को लेकर, उन्होंने यहां पर हमारे चैनल के माध्यम से जनता के सामने रखी। कोशिश यही है कि ई लर्निंग के जरिए पढ़ाई को बाध्य ना होने दिया जाए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।